आज सुनिए समकालीन हिंदी कथा जगत के प्रमुख रचनाकारों में एक वंदना वाजपेयी की लिखी हुई कहानी सिम्मो में। वंदना वाजपेयी जी एक कुशल कथाकार हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। घर के दरवाजे पर ऑटो रुका। हम सामान उतारने लगे और बच्चे धींगा मुश्ती करते हुए वहीं से चिल्लाने लगे, दादी दादी। दरवाजे पर हरे छिलके, रोटी, गुड़, चना से भरी बाल्टी रखी हुई थी। उसे देखकर हुलसती हुई एक चितकबरी गाय बाँ बाँ टेरते हुए चली आ रही थी। अम्मा जी शायद दादी दादी की पुकार से बेखबर उसी के लिए पानी लेने अंदर गई थीं। उसे देखते ही सुमित के मुंह से अस्फुट से शब्द निकले, सिम्मो। सिम्मो को घर लाने का सुझाव मैंने ही दिया था। अम्मा पिताजी की उम्र को देखते हुए शायद उस समय ऐसा सुझाव देने की हिम्मत मैं ही कर सकती थी। मैं घर का नया सदस्य जो थी, घर की बहू, जिसने मंगलाचार्य की रस्म के बाद ही घर को अजीब सी निराशा में घिरा पाया था। अगले दिन ही कारण भी पता चला था, बिट्टू जीजी की यानी बड़ी ननद की बीमारी। भौजाई के स्वागत में जिसे सबसे आगे खड़ा होना था वो सबसे पीछे खड़ी थी। सुमित ने बताया था कि कई सालों से बिट्टू जीजी एक अज्ञात बीमारी से जूझ रही थीं। देश भर के न जाने कितने डॉक्टरों वैद्यों के बाद नीम हकीमों तक को दिखाया जा चुका था, पर बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी बीमारी ने घर में सभी के मन में एक विषाद राग भर दिया था, जिसका मरीज पूरा घर था। उन्हीं दिनों किसी स्वास्थ्य पर आधारित पत्रिका के पन्ने पलटते हुए मैंने देसी नस्ल की श्यामा गाय के दूध के गुणों के बारे में पढ़ा था, जिसका दावा था कि उससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। शर्त बस इतनी थी कि गाय शुद्ध चारा खाती हो, कूड़ा ना खाती हो। उपाय आसान व उचित थे, तो लगा बिट्टू जीजी की बीमारी के इलाज के लिए शायद घर में ही एक गाय पाल लेनी चाहिए। सुमित ने तो शुरू से ही विरोध किया। कैसे होगा, गाय की देखभाल कौन करेगा? उनकी चिंता वाजिब थी, क्योंकि हमें आगरा में रहना था, जहाँ सुमित की नौकरी थी, और अम्मा पिताजी और बिट्टू को कानपुर में। पिताजी 60 पार कर चुके थे और हाल ही में रिटायर हुए थे। अम्मा जी उनसे 2 बरस छोटी थीं। उम्र से कहीं ज़्यादा बिट्टू जीजी की बीमारी के कारण उनका शरीर अशक्त हो चुका था, और गाय पालना बच्चे को पालने से कम कठिन थोड़े ही है। पर अम्मा जी और पिताजी को मेरा ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। निराशा में आशा का एक जुगनू चमका। क्या पता गाय की सेवा से ही ये चमत्कार संभव हो। गांव के कच्चे घरों से अम्मा जी बचपन से ही गाय को घर में पालने की आदी थीं। मेरे प्रस्ताव से एक बार फिर से उनकी पुनीत प्रीत जाग उठी। गाय की बात पर पिताजी आंखों में चमक लाते हुए सुमित को पुराने दिनों की याद दिलाने लगे। देखो, हम तुम लोगों की तरह नहीं हैं। ना जाने कितनी गाय पाली हैं हम लोगों ने गाँव में। भोरे भोर सानी करना, गोबर कंडा करना सब किया है। पूछो अपनी अम्मा से। पिताजी ने गर्व से अम्मा की ओर देखकर कहा। अम्मा जी भी भाव विभोर होकर कहने लगी, हमहू घी छाछ मट्ठा सब करत रही। ऊ याद है ना, नंदनी कैसन रिसाए जात थी जरा सी देर करन पर, और ऊ देवकी, ऊ तो हमरा दुलार पाए बिना घास चढ़ने को भी ना जात रही। दरवाजे में ही मुंह मारत रही, और ऊ दोनों पूरी तरह रसलीन होकर पुरानी गायों के बारे में बातें करने लगे, और मैं उनको बातों में उलझा देख रसोई की ओर खिसक ली। दोपहर हो गई थी। अभी थोड़ी देर में चारों तरफ से खाना खाना की पुकार शुरू हो जाएगी। तब खाने में किस्से तो परोसे नहीं जा सकते ना। पिताजी ने बहुत पहले भी बहुत सारी गायें पाली थीं, गांव में भी और किदवई नगर के बड़े घर में भी, जहां पहले सब लोग संयुक्त परिवार में इकट्ठे रहते थे। अब बड़े घर में ताऊ जी और उनका परिवार रहता था, और दादी बाबा के न रहने पर हमारा परिवार गोविंद नगर में आकर बस गया था। फिर भी उस घर को सम्मान देने के लिए उसे बड़ा घर कहा जाता था। बचपन में घर की गायों का ही दूध पीकर सबके बच्चे बड़े हुए थे, पर
गाभिन, बकैनी, हाल की ब्याही, फाटा जैसी टर्मिनोलॉजी से मैं ससुराल आकर ही वाकिफ़ हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी की नौकरी तबादले वाली थी। 2-3 साल से ज़्यादा एक शहर में रुकना नहीं होता था। घर में सामान भी उतना ही रहता था कि इस खानाबदोशी में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, माँ अग्रासन जरूर निकालती थी। हरे छिलके के लिए एक बाल्टी रखती थीं जो सड़क पर घूमती गायें नियत समय पर आकर खा जाया करती थीं। गायों को घर में पालने की मेरी जिज्ञासा नहीं थी। अम्मा जी का आदेश था कि बछिया लाई जाए ताकि उसे शुरू से पालें। एक तो घुल मिल जल्दी जाएगी, दूसरे जब गाभिन होगी तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक दूध देगी। बछिया की खोज में आसपास के गांवों में खबर भिजवाई गई। बड़ी बुआ सास के गांव पडरी से जैसी चाहते थे वैसी बछिया भी मिल गई। बुआ का संदेशा आते ही घर में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगीं। पक्के आंगन जिस पर संगमरमर के टाइल्स लगे थे, ईंटें बिछाई जाने लगीं। उनके बीच बीच में मिट्टी भरी गई जिससे उसको खड़े होने में दिक्कत ना हो। चारे भूसे के लिए बड़े बड़े ड्रम और चारा सानी के लिए टब भी आ गए। 2 खूबसूरत बाल्टियाँ पानी पीने के लिए नई फर्श के पास रख दी गईं। उपले बनाने के लिए सुबह शाम गोबर ले जाने के लिए पास के पुरबा में रहने वाली ननकी देवी से भी बात हो गई। कुल मिलाकर खूबसूरत बंगले में एक मिनी खटाल बन गई। सिम्मो को लेने मैं और सुमित पिताजी के साथ बड़ी बुआ के गांव पडरी गए थे। शहर कोलाहल से दूर मीलों लंबे खेत मन को बहुत सुहा रहे थे। इससे पहले मैंने गांव को कभी इतने करीब से नहीं देखा था। वहां जाकर एहसास हुआ कि शहर के लोग हवा में कितना जहर पीते हैं। हमारी गाड़ी के आगे बढ़ने के साथ साथ गांव की मिट्टी उड़ उड़कर चेहरे, गालों, माथे पर अपना आशीष अंकित करने लगी। पीछे गांव के बच्चे गाड़ी को पकड़कर हो करते हुए साथ में दौड़ रहे थे। कच्ची सड़क पर धीमी रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां गांव के बच्चों के मनोरंजन का साधन हुआ करती थीं। वो गाड़ियां भी रोज़ कहाँ आती थीं। ये तो विशेष मेहमान होती तो बच्चे उस अवसर को कैसे जाने देते। बुआ का घर आते मैंने सर पर हल्का सा घूंघट कर लिया। घर के आगे बरसों पुराना बरगद का पेड़ लगा हुआ था। उसकी लंबी लंबी रस्सियों पर बच्चे झूला बनाकर झूल रहे थे। वो बूढ़ा बरगद भी घर का एक सदस्य सा हो गया था। ना जाने कितने बच्चे इसकी शाखों पर झूले झूल झूल कर बड़े हुए थे। कितनी बहुएं घूंघट ओढ़ कर घर आईं। कितने लोग 4 कंधों पर सवार होकर कभी ना लौटने के लिए चले गए। वो सबका साक्षी बना रहा है और अभी भी देखो किसी बुजुर्ग की भांति द्वार को छेक कर खड़ा हुआ था। हर आने जाने वालों की आवभगत अपनी पत्तियां हिला हिला कर करता हुआ। प्रकृति कितना कुछ बोलती है पर हम अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। पिताजी और सुमित बरगद के नीचे पड़ी खाट पर बैठ गए और मैं और बुआ पास के आंगन में पड़ी खाट पर। मैं पहली बार वहाँ उससे मिली थी। नन्ही बछिया थी तब। प्यार से सर पर हाथ फेरा तो उसने सर झुका लिया। बुआ ने बताया कि ये कह रही है कि और प्यार करो। बेजुबान प्राणी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कितनी तरकीबें निकाल लेते हैं। बुआ सास और पिताजी के साथ सब जब उसे लेकर आए तो थोड़ा घबराई हुई थी। आखिरकार माँ से बिछुड़ी थी, ट्रक में चढ़ाई गई थी। पहले तो चढ़ना ही नहीं चाहती थी, फिर बड़ी जुगत से चढ़ाई गई। कहाँ जा रही है उसे तो ये भी नहीं पता होगा। सारे रास्ते गोबर करती रही। पेट तो जरूर मठुला रहा होगा। कई बार अपनी विदाई याद आती रही और आंखें भरती रहीं। घर आकर ट्रक से उतरकर चुपचाप खड़ी हो गई। आगत भविष्य उसे भी डरा रहा होगा। उसके आते ही अम्मा जी ने बड़े प्यार से उसका नामकरण भी कर दिया, सिम्मो। शायद सिम्मो भी प्रेम के इस स्पर्श को पहचान गई थी, तभी तो उसने अपनी गर्दन अम्मा जी के हाथों में झुका दी थी। एक नए रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। कुछ दिन बाद हम आगरा लौट आए। सिम्मो के आते ही घर के माहौल की सुई नकारात्मक से सकारात्मक की ओर होने लगी। अब दुख, निराशा और भाग्य को कोसने की जगह अम्मा जी की बातों का केंद्र सिम्मो ही रहती। उसकी चाल ढाल, बनक, जिद, नखरे की बातें करते हुए अम्मा जी हमरी सिम्मो कहना न भूलती।
इस तरह से दूर रहते हुए भी हम सबकी ज़िंदगी सिम्मोमय हो गई थी। जब हमारा वापस घर आना हुआ तब तक सिम्मो बड़ी हो चुकी थी। उसके गले में सुंदर घंटियों की छोटी सी माला थी जो उसके गर्दन हिलाते ही बजने लगती और संगीत की स्वर लहरियाँ हवा में छा जाती। इस बार हम दोनों उसे अपरिचित लगे। उसने थोड़ा सींग दिखाने की कोशिश करी, पर अम्मा जी के साथ बात करते देख वो आश्वस्त हो गई। सुमित तो उससे तुरंत हिल मिल गए, पर मुझे उसके बड़े बड़े सींगों से थोड़ा सा डर लगा। मेरा डर देखकर अम्मा जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर समझाया, सिम्मो देखो भाभी आई हैं, इनके हाथ से अच्छे से खा लियो, परेशान न करियो। सिम्मो ने इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया, जैसे सब सुन लिया हो। शायद इसीलिए दोपहर को अजनबियत को छोड़कर घी गुड़ लगी छोटी सी रोटी मेरे हाथ से गपच कर खा ली। शाम को बाहर खटिया डालकर बैठने पर अम्मा जी मुझसे कहने लगी, देखो हमारी सिम्मो की छवि कितनी न्यारी है। अड़ोस पड़ोस के लोग तारीफ़ करत हैं इसकी बनक की। आंखें कितनी सुंदर गढ़ी हैं भगवान ने। गाय को इस नज़र से मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पर अम्मा जी के कहने पर ध्यान दिया। वाकई बहुत सुंदर आंखें थीं, बोलती हुई सी। धीरे धीरे सिम्मो से मेरी दोस्ती हो गई और मैं उसकी एक एक गतिविधि को गौर से देखने और समझने और सराहने लगी। पिताजी सुबह 5 बजे उठकर उसकी सानी करते, बड़े से टब में भूसा, चोकर, चने का आटा, गुड़ आदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में मिलाकर बहुत देर औटा कर पेस्ट जैसा बनाते ताकि वह आसानी से खा ले। उसके रहने की जगह पर बार बार गोबर साफ करते ताकि उसे मक्खियाँ न परेशान करें। बार बार बाल्टी भर भर के पानी पीने को देते। किसी मासूम बच्चे की तरह वो भी पिताजी को देखते ही उठ खड़ी होती। उसकी पुलक बता देती, अब खाना मिलेगा, अब खाना मिलेगा। सुबह शाम का समय सिम्मो के बाहर घूमने जाने का था। ना जाने कौन सी घड़ी उसके दिमाग में फिट थी कि कांटे के ऊपर कांटा आते ही खड़ी हो जाती। किसी छोटे बच्चे सी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखती। घर की चारदीवारी से निकलकर घूमने जाने को मिलेगा, पर जाने के पहले एक बार सुनिश्चित कर लेना चाहती थी कि अम्मा जी को देख ले। अगर किसी कारणवश वो बाहर ना निकल पाती तो सिम्मो दरवाजे पर ही खड़ी रहती और हिलाए ना हिलती। घर लौट के आती तो भी बहुत उत्साहित होती, गर्दन हिला हिला कर घंटियाँ बजा बजा कर बताती कि अम्मा हम घूम आए हैं। अम्मा जी भी उतना ही चहक कर कहती, हमारी सिम्मो मिलाई है अपनी सहेलियों से, और उसे कौरिया लेती, वैसे ही जैसे स्कूल से आए छोटे बच्चे को माँ कौरिया लेती है। एक इत्मीनान सा उनके चेहरे पर होता कि सिम्मो उनकी तरह खूंटे से बंधी गाय नहीं है। उसकी अपनी दुनिया है, अपनी सहेलियां हैं, जहां वो निश्चिंत होकर घूमती फिरती बतियाती है। एक दिन थोड़ा देर से घर आई, आकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। अम्मा जी को उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र लगा। पास गई तो धीरे से उठकर खड़ी हो गई और अपना एक पैर आगे बढ़ा दिया। उफ, हे मैया, हे मैया कहते हुए अम्मा जी पीछे हटी। दरअसल उसके खुर में एक कील आधी गड़ी हुई थी। ताजे घाव से खून रिस रहा था। अम्मा जी की आवाज़ सुनकर पिताजी बाहर आए। उन्होंने बड़े सावधानी से उस कील को निकाला और मरहम पट्टी की। पूरी मरहम पट्टी के दौरान अम्मा जी जमाने भर को कोसती रहीं। नास हो जमाने का, कैसे कैसे लोग बाग हैं, रास्ते में इधर उधर कील छोड़ देते हैं, काट छोड़ देते हैं। कोई जानवर निकले तो बेचारे के गढ़ ही जाए। सबका जल्दी जल्दी में अपना घर नोटों की गड्डी से भरेगा पड़ी है। बेजुबान प्राणियों की चिंता किसी मानुस को नहीं है। अलबत्ता 33 करोड़ देवता जिनकी देह में बसते हों, निजी तौर पर लोग उससे अपने जीवन की समस्याओं के सुलभ निदान से भला क्यों कतराते। लिहाजा सिम्मो की वजह से आने वाले लोगों की चहल पहल बढ़ गई। किसी को पंडित ने बताया था कि सुबह गाय को रोटी खिलाओ तो बिटिया का ब्याह जल्दी हो जाएगा। किसी की बीमारी मंगलवार को उसे गुड़ खिलाने से दूर होती। कोई बुधवार को हरा चारा लेकर आता, लड़के को नौकरी जल्दी मिल जाएगी की आस में। तो किसी को सुबह का पहला गोमूत्र चाहिए होता। कितने लोग, कितनी समस्याएं, और उन्हें दूर करने का उपाय सिम्मो के पास। लोग अक्सर कहा करते,
त्रिवेदी जी, बहुत अच्छा किया आपने गाय पाल ली, हम सबको भी पुण्य करने का मौका मिल जाता है। यूं ही हमेशा सबको पुण्य करने का अवसर खुश होकर देने वाली अम्मा जी गोवर्धन पूजा पर ऐठ जाती और गोबर लेने के लिए खड़े लोगों को इनकार कर देती। आज ना ही, ई तो हमार लक्ष्मी है, आज ना ही दिए, एक दिन पहले आया करो। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर में लक्ष्मी जी वास करती हैं, इसलिए जिसने एक दिन पहले गोबर की व्यवस्था नहीं करी होती उसे उस दिन कहीं से गोबर मिलना मुश्किल हो जाता। बिट्टू जीजी की बीमारी के कारण ध्यान से उतार जाने पर उन्होंने कई बार गोबर संकट झेला था। पूजा तो करनी ही थी, तो जैसे तैसे सड़क से ढूंढ ढूंढ कर गोबर की व्यवस्था करनी पड़ती थी। पिताजी की डांट खाई सो अलग, लिहाजा गोवर्धन के दिन गोबर धन नहीं देना है, ये बात उनके सिर पर चढ़कर बैठ गई थी। भय आशंकाओं को जन्म देता ही है। हम सबके समझाने पर अम्मा का तर्क होता, रुपए पैसे के लिए तुम सब इतनी दूर पड़े हो, ऐसे कैसे शगुन अपशगुन पर ध्यान न दें। आखिरकार वे समझ जाती, पर बदले में हम सबको ढेरों आशीष देने का टैक्स जरूर वसूलती। लोग बिट्टू जीजी और हम सबको आशीर्वाद के कवच से लैस करके खुशी खुशी पूजा के लिए गोबर उठाकर ले जाते। जीवन की रात में भोर की कुछ किरणें चमकी ही थीं, तभी एक अनहोनी घट गई। आशा की डोर जिसे पकड़े हम आगे बढ़ रहे थे, विधाता ने अपना अगला पन्ना इस तरह पलटा कि सब कुछ तिमिर में डूब गया। एक फ़ोन कॉल ने जिंदगी को हिला दिया। बिट्टू जीजी नहीं रही। जिन्हें स्वस्थ करने के लिए इतने प्रयास हो रहे थे, उन्हें मृत्यु सोते समय जकड़ कर ले गई। हम दौड़ते भागते कानपुर पहुँचे। जीवन में एक शून्यता सी भर गई। दिन हफ्ते महीने बीतने लगे, पर दुख से बेसुध पड़ी अम्मा जी को बाहर निकाल पाने में हम लोग असमर्थ थे। समझाते समझाते हमारी हिम्मत भी टूटने लगी थी। कुछ समय के लिए तो लगा कि दर्द का ये झंझावात अकेला नहीं आया है, ये अम्मा जी को भी साथ लेकर ही जाएगा। जाने वाला अकेला होता है, पर उसके पीछे कितने लोग थोड़ा थोड़ा मर जाते हैं। पर केवल हम ही दुखी नहीं थे, एक और शख्स था जिसकी मूक वेदना हमारी वेदना में शामिल थी। वो सिम्मो थी। 3 दिन तक उसने भी अन्न जल को मुंह नहीं लगाया। आंखों से आंसू की अविरल धारा बहाता उसका मौन रुदन हमारे सामूहिक रुदन का साथी था। उसके बाद भी महीनों तक 1/3 ही खाती रही। भरे पूरे बदन वाली सिम्मो कृशकाय होती जा रही थी। ये सूचनाएं खाट पकड़े अम्मा जी को मिलती तो उनका दर्द और बढ़ जाता। हम लोगों से उसका ध्यान रखने की गुहार लगाते हुए वो फिर निराशा की चादर ओढ़ लेती। अगर अम्मा जी दर्द की अंधेरी सुरंग से बाहर निकली तो उसकी वजह सिम्मो का इस तरह अन्न जल त्याग देना ही था। सिम्मो का अनशन उनके दर्द पर भारी पड़ा। वे स्वयं उठकर सिम्मो के पास गईं और दोनों हाथों से उसकी गर्दन कौरिया कर सीने से लगा लिया। अम्मा जी के साथ साथ सिम्मो के आंसू भी अनवरत बह रहे थे। शब्द रहित भावनाएं भावनाओं को कहती सुनती रहीं। दुख की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, पर अम्मा जी का मन सिम्मो में फिर उसके कारण संसार में लौटने लगा। प्रेम की ये दूसरी पारी मानसून का मेघ नहीं, जिसका इंतज़ार धरती अपनी प्यास बुझाने के लिए करती है, बल्कि पुष्प की वो सुगंध थी जो सृष्टि को सुवासित करने के लिए ही उमकती थी। जिस रिश्ते में स्वार्थ का बारीक अंश था, अब वो पूरी तरह से निस्वार्थ हो चला था। समय की करवट के साथ सिम्मो ने एक बछिया को जन्म दिया। अम्मा जी ने उसका नाम दीपाली रखा। उदास घर में नन्हे शिशु के आगमन से एक उल्लास की लहर दौड़ गई। दीपाली के जी भर दूध पी लेने के बाद बाकी बचा दूध मोहल्ले के पीछे बसे पुरवा में गरीब बच्चों में बांट दिया जाता। घर में एक कटोरी दूध भी इस्तेमाल ना होता। अम्मा जी का सख्त आदेश था। सिम्मो को बिट्टू के लिए अपने स्वार्थ के लिए लाए थे। जब वो ही नहीं रही तो अब हम अपनी सिम्मो को निस्वार्थ बिटिया समझ के पालेंगे, दूध के लोभ या लालच से नहीं। अब अम्मा जी की बिट्टू भी सिम्मो में समाहित हो गई थी। सर्दी के दिन थे, ठंड न लगे इसलिए सिम्मो के लिए तो खुली छत पर प्लास्टिक की तिरपाल बांध दी जाती थी, पर दीपाली तो छोटी थी, नन्ही जान, शायद तिरपाल से उसकी सर्दी न बचे,
इसलिए रात को पिताजी के कमरे में ही बांधी जाती। सिम्मो को पिताजी पर भरोसा तो था, पर माँ की ममता रात में बीच बीच में बाँ बाँ करके अपने बच्चे को पुकार कर सुनिश्चित कर लेना चाहती कि वो ठीक तो है। जवाब में दीपाली भी बाँ का नाद करती, जैसे बता रही हो, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। पूरी रात बाँ बाँ की इस जवाबी अंताक्षरी में हम सोते जागते जागते सोते रहते। दीपाली के बाद से सिम्मो कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गई थी। उसके आसपास घर के सदस्यों के अतिरिक्त कोई भी आता तो सिम्मो सींग दिखाकर आगे बढ़ती। अम्मा जी हंसती, देखो तो हमारी सिम्मो भी मोह ममता में जकड़ गई है, कोई छुओ न सके उसकी संतान को। परंतु दीपाली का साथ बहुत कम था। एक दिन अचानक हमें छोड़कर चली ही गई। उस दिन सिम्मो का बुरा हाल था। गर्दन हिला हिला कर जैसे रस्सी तोड़ देना चाहती हो, ज़मीन पर अपनी टांगें चला चला कर जैसे भागकर अपनी बच्ची को अपने सीने से चिपटा लेना चाहती हो। अम्मा जी की उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। वे सिम्मो के पास गईं और उसकी गर्दन पर सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ सिम्मो, शांत हो जाओ। हमारी नहीं थी, भगवान जी की थी, उन्होंने ही दी थी, अब अपनी चीज़ वापस ले ली। धीर धरो बिटिया। और रोती बिलखती सिम्मो धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गई, जैसे उसने सब सुन लिया हो, सब समझ लिया हो। अब घर में दो घायल माएँ थीं, एक दूसरे का दर्द समझती, एक दूसरे को सहलाती, एक दूसरे के गमों को बांटती। पहले शाम कुछ घंटे के लिए बाहर जाने वाली सिम्मो का धीरे धीरे ज़्यादा वक्त बाहर बीतने लगा। शायद अपने दुख से पीछा छुड़ाने का उसका तरीका हो। सृजन अपना विस्तार स्वयं ही खोज लेता है। सिम्मो का फिर से गाभिन होना पिताजी का काम बढ़ा रहा था। हाथ पैरों की शक्ति जवाब दे रही थी। वे चाहते थे कि उनके हाथों दम रहते सिम्मो की जिम्मेदारी किसी को सौंप दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सेवा टहल में कुछ कमी रह जाए। वे बार बार कहते, अब हमारे किए नहीं हो रहा है, इसको बड़ी जिज्जी को दे देते हैं। अम्मा जी के लिए बातें कानों में पिघला शीशा उड़ेलने के बराबर थीं। तुरंत ही कहती, नहीं नहीं, ये हमारी बिट्टू की निशानी है, ये कहीं नहीं जाएगी। पिताजी कहीं सिम्मो को गाँव ना भेज दें, इस भय से अम्मा जी गोबर सानी का ज़्यादातर काम अपने ऊपर ले लिया करती। उनका मन जीवन में दोबारा अपनी बिटिया का बिछोह सहने को तैयार नहीं था। सिम्मो को कहीं और भेजने ना भेजने की बात पर ही अक्सर दोनों में बहस हो जाती। कई बार रात बिरात हम लोगों के पास फ़ोन पहुंचता। अम्मा जी फ़ोन करती, सुमित से बात कर वो सुनिश्चित कर लेना चाहती कि सिम्मो को कहीं जाना न पड़े। वे बड़बड़ाती जाती, बिट्टू की निशानी है, ऐसे कैसे कोई को दे दें, कोई इंजेक्शन लगवा दो, अब गाभिन ना हो, पर उसकी ज़िंदगी तो हमारे पास ही पार हुई है। सुमित अम्मा जी का पक्ष पिताजी को समझाते, पिताजी आप ही जिद छोड़ दो, अम्मा बीमार हो जाएंगी, बिट्टू के बाद से वैसे ही ठीक कहाँ रहती हैं, पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, और बिगड़ गया तो। भोली सिम्मो इन बातों से बेखबर बैठे बैठे जुगाली किया करती। उन दिनों पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। हम लोग कानपुर में ही थे। सिम्मो में एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा था। वो आजकल शांत रहती थी, बाहर भी नहीं जाती थी, ज़्यादातर बैठी रहती, बाँ बाँ भी कम ही करती, भूसा चारा को मुंह भी ना लगाती। शुरू में हमें लगा कि पिताजी की बीमारी की वजह से अनमनी सी है, पर एक दिन तो अम्मा जी के दुलार प्यार पर भी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। चिंतातुर अम्मा जी ने पिताजी को आवाज़ लगाई, देखो का हो गया है सिम्मो को, कुछ अजीब सी दिक्कत है। पिताजी भी छड़ी पकड़कर तेजी से आए। हम लोग भी वहाँ पहुँच गए। पिताजी को देखकर सिम्मो थोड़ी तकलीफ़ के साथ खड़ी हो गई। उसका पेट फूला हुआ लग रहा था। शाम तक घरेलू उपचार करते हुए हम सब सिम्मो की व्यथा से व्यथित रहे। सिम्मो इतनी बीमार तो कभी नहीं पड़ी थी। शाम को डॉक्टर ने सिम्मो का चेकअप करते हुए कहा, ये बाहर कूड़ा भी खाती है क्या? अब बाहर तो जाती है, क्या पता क्या खाती है, पिताजी ने उत्तर दिया। लगता है इसने कूड़े के साथ ढेर सारी पॉलीथीन खाई हैं। अक्सर जानवर पॉलीथीन भी निगल जाते हैं, जो कड़क गोला बनाकर पेट के पहले चैम्बर में फंस जाती हैं। चेक करने के लिए अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो आनन फानन में ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। का मतलब? अम्मा जी ने बेचैनी से पूछा।
सुमित अम्मा जी को समझाने लगे। तुरंत पिताजी सिम्मो को लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल से ही खबर आई कि सिम्मो के पेट से 26 किलो पॉलीथीन निकली है। ये सारी उसने सड़क पर पड़े प्लास्टिक बैग्स के रूप में ही निगली थी। अम्मा जी क्रोध और अश्रु मिश्रित आवाज़ में बड़बड़ाई जा रही थी। सब कूड़ा करकट पन्नी में भर भर कर सड़क पर फेंक कर जानवर को मारने में लगा है मानुस। पाप कर रहे हैं पाप, तभी तो इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। कमाओ और डॉक्टर को चढ़ाओ, दया धर्म की जरूरत तो है ना ही। एक दिन धरती को ही खा जाइयो और खुद को भी। काहे की पढ़ी लिखी है ये पीढ़ी, निरी गंवार है गंवार। इससे तो हम कम पढ़े लिखे भले। 4 किताबें नहीं पढ़ी पर अपनी धरती मैया को, गाय बकरी चिड़ैया को, पानी को बचावे का हुनर तो जानते रहे। ये लोग तो लील जाएंगे सब कुछ। मेरा भी जी रो रहा था। मैंने अम्मा जी को चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की। मैं आंखें बंद कर खंबे से सर टिकाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि सिम्मो की जान तो बच गई, पर सड़क पर भोजन के लालच में जो पॉलीथीन सड़क पर घूमती आवारा गाय व अन्य जानवर निकल लेते हैं, बिना तीमारदार, बिना डॉक्टर, बिना ऑपरेशन के उनकी जान कैसे बचती होगी? वे निरपराध कितनी तकलीफ से, कितने कष्ट से मरते होंगे। मन में एक हुक सी उठी, कितने स्वार्थी हैं हम। विकास की दौड़ में हमने विनाश का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। अब गौरैया नहीं दिखती। कल को शायद। मैं अपने विचारों में थी कि सुमित व पिताजी घर आ गए और मैं चाय बनाने अंदर चली गई। सिम्मो घर आ गई। कुछ दिन बाद स्वस्थ भी हो गई। सिम्मो की चिंता के साथ अपने माता पिता का गिरता स्वास्थ्य भी सुमित के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। उन्हें पता था कि वृद्धावस्था में अम्मा और पिताजी दोनों इतना परिश्रम नहीं कर पाएंगे। वो जानते थे कि 2 वृद्ध लोगों के घर में चोरी चकारी की घटनाओं से भयाक्रांत पिताजी किसी लड़के को सिम्मो के काम के लिए घर में रखने को तैयार नहीं होंगे और अम्मा जी उसे अपने से दूर पटरी भेजने को तैयार नहीं। अंत में उन्होंने उसे शहर की ही किसी गौशाला में दान देने का मन बनाया। सेवा धर्मी गौशालाओं के बारे में उन्होंने सुन रखा था। उन्हें लगा कि सिम्मो शहर में ही रहेगी तो अम्मा जी जब चाहें पिताजी के साथ जाकर देख आएंगी, चाहे तो हर दूसरे दिन। दुख हम दोनों को भी अपनी पैरहन में लपेट रहा था, पर दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अम्मा जी को समझाना मुश्किल था, पर पॉलीथीन प्रकरण के बाद अम्मा जी भी डर गई थीं। सिम्मो घर से ज़्यादा वहाँ आराम से रहेगी कि आश्वस्ति सुमित से पाकर बेमन से ही सही। अम्मा जी ने भी हाँ कर दी। शर्त बस इतनी थी कि हर शनिवार इतवार उन्हें सिम्मो से मिलाने ले जाया जाए। सुमित ने खुद हामी भरी। तब गौशालाओं की खोज शुरू हुई। अम्मा जी को ज्ञान देने वाले सुमित को अपनी सिम्मो के लिए कोई गौशाला उचित नहीं लगी। कहीं सफाई नहीं तो कहीं खाने की कमी, तो कहीं बीमार गायों के लिए डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, कहीं समुचित प्यार नहीं। ज़्यादातर गौशालाएं भयंकर बीमार अव्यवस्था से जूझ रही थीं। कहीं फंड्स की कमी थी, कहीं सेवा भावना की, और कहीं उनका चारा कोई और खा रहा था। एक गौशाला में सुमित के सामने ही एक वृद्ध महिला अपनी गाय को देखने आई थी। अम्मा जी से मिलती शक्ल को देखकर सुमित भी वहीं ठहर गए। उनके बेटे ने जब वहाँ के कर्मचारी से गाय के बारे में पूछा तो उसने कहा कि आपकी गाय तो जिस दिन उसे लाए थे उसके 4 दिन बाद ही मर गई थी। हथौड़े की तरह ये शब्द उसके साथ साथ सुमित के सर पर भी लगे। बेटा जानता था कि उनकी माँ को ये सुनकर बहुत दुख होगा, तो भर आई आँखों को भीतर ही भीतर जज्ब करते हुए काफ़ी देर तक मिलती जुलती गाय ढूंढता रहा। असफल होने पर एक गाय को दूर से दिखाकर बोला, अम्मा वो है अपनी राधा, बीमार है, अभी पास जाने को मना किया है। माँ ऐनक साफ करके देखती रही। नहीं, ये राधा नहीं, गले के पास काला निशान तो दिखाई नहीं रहा है। बेटा झुलझुलाया, मोतियाबिंद है अम्मा तुम्हारी आँखों में, हम का झूठ बोल रहे हैं का? माँ इनकार करती रही, ये राधा नहीं, अरे पास से तो देखन दो। वही है अम्मा, वही है, कहते हुए बेटा ज़बरदस्ती वापस ले आया। सुमित का मन भर आया। उन्हें लगा कि वो उस बेटे की जगह और उसकी माँ की जगह अम्मा जी हैं, और सिम्मो। भविष्य की कल्पना से वे बेहद डर गए। शाम को घर आकर चुपचाप कुर्सी पर माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। पूछने पर आंखों में आंसू की धाराएं फूट पड़ीं।
हमारी सिम्मो हमसे दूर, इस घर से दूर, इन अव्यवस्थाओं के बीच कैसे रहेगी? वो तो बेजुबान है, बोल भी नहीं सकती। हम लोगों को याद करेगी और कितना बेचैन होगी। कैसे भेज दें उसको? कहाँ भेज दें उसको? मैंने सुमित को पहली बार रोते देखा था। मेरे भी आंसू झरने लगे। तभी पिताजी ने सुमित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता न करो, सिम्मो यहीं रहेगी। औलाद माता पिता पर बोझ थोड़ी होती है। जब तक इन बूढ़ी हड्डियों में जान बाकी है, हमारी सिम्मो कहीं नहीं जाएगी। कहते कहते उनका गला रुंध गया। उन्होंने अम्मा जी की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। अब सुमित अक्सर छुट्टी के दिन अम्मा पिताजी के पास कानपुर जाने लगे। पिताजी का थोड़ा सा भार कम करने के लिए ग्वाल टोली से सिम्मो के लिए खास भूसा, चूनी और चने का आटा वे ले जाते, जिसे सिम्मो बड़े चाव से खाती। आगरा कानपुर ट्रैक पर थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी जिंदगी चलने लगी। एक बार आगरे में हम दीपावली की खरीदारी करने में व्यस्त थे कि अम्मा जी का फ़ोन आया। सुमित, सिम्मो 3 दिन से घर नहीं आई है। बहुत ढूंढा, कहीं मिल नहीं रही है। जी बहुत घबरा रहा है, बताओ क्या करें? हम तुरंत कानपुर के लिए निकल पड़े। अम्मा जी आंगन में उस जगह पर बैठी हुई थीं जहाँ सिम्मो बांधी जाती थी। वे कभी खूंटे को छू रही थीं, कभी बाल्टी को, कभी उसके टब को। सिम्मो की जगह खाली देखकर हमारा भी जी भर आया, पर हमें अम्मा जी को संभालना था। मैंने अम्मा जी के कंधे पर हाथ रखा तो मेरा हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी। निधि देखो, हमारी सिम्मो की जगह खाली है, जाने कहाँ चली गई। सबने बहुत ढूंढा, मिल ही नहीं रही है। वो देखो, रोटी भी जस की तस राखी है। न जाने कहाँ गई हुई है, कैसी हुई है, कुछ खाई भी हुई है कि नहीं। मैंने उन्हें सहारा देकर वहाँ से उठाकर अंदर कमरे में बिठाया। जितनी देर में मैं उनके लिए पानी लाई, सुमित उन्हें संभालते रहे। अम्मा जी ने बताया, करवा चौथ की शाम रहे, हम यहीं तख्त पर बैठी पूजा के लिए थाली सजा रही थीं कि सिम्मो बाहर से घूम के आई। सीधे हमारे पास आके गोदी में मुंह रख दिया। हमने सर पे हाथ फेर कर उठाया तो का देखें, या आँखन में आंसू। हम उससे बोले, काहे रो रही हो सिम्मो? थोड़ा मन डराए भी गया कि करवा चौथ के दिन काहे रो रही है। साल भरे का व्रत है, ये तो अपशकुन करे है। हम थोड़ा घुड़की भी दी। जाओ सिम्मो, आज के दिन काहे रो रही हो? हम बात ना करी हैं तुमसे। कहा जाने थे कि हमारी सिम्मो। अम्मा जी धोती का पल्ला मुंह पर लगाकर जोर जोर से रोने लगी। खटपट सुनकर पड़ोस की नीता दीदी भी आ गईं। उन्होंने अम्मा जी को चुप कराते हुए कहा, चाची रो मत। गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जानवर साक्षात काल को देख लेते हैं। उसने भी देख लिया, तभी तो रो रही थी। चाचा जी की सब अलाए बलाए लेकर चली गई। उनकी बात पर अम्मा जी का रुदन कुछ और तेज हो गया। अचानक ही अम्मा जी आंसू पोंछकर उठी और बोली, सिम्मो आई है, जरूर आई है। वो हमसे बिना मिले कहीं नहीं गई है, भगवान के घर भी नहीं। बड़बड़ाते हुए मंदिर में जाकर बैठ गई। तब तक सुमित सिम्मो को ढूंढने निकल चुके थे। भयग्रस्त होते हुए भी हमें किसी अच्छी खबर की आशा थी। सुमित सुबह से शाम तक सिम्मो को गली गली ढूंढते रहे। उन्होंने गोविंद नगर से लेकर पनकी तक और गीता नगर से लेकर नवीन मार्केट तक पूरा कानपुर छान मारा। जो जहाँ बताता कि वहाँ एक गाय देखी है, वे उसी दिशा में स्कूटर घुमा देते और बदहवास नजरें इधर उधर उसे ढूंढने लगती। डूबता सूरज भी निराशा ही लेकर आया। सुमित घर लौट ही रहे थे, तभी किसी ने बताया, एक श्यामा गाय अगली गली में घायल पड़ी है, देख लो कहीं आपकी ना हो। हजार आशंकाएं लेकर वे उस गली की ओर मुड़े। दूर घायल एक बेजार गाय दिखी। वो सिम्मो ही थी। सिम्मो सिम्मो कहने पर उसने धीरे से दर्द से व्याकुल आंखें खोलीं और फिर मूंद लीं। गली के लोगों ने ही बताया कि इसकी 2 सांडों से भिड़ंत हो गई थी। काफ़ी देर जूझी, फिर शायद गर्दन और पैर की हड्डी टूट गई है। और आप लोगों ने कुछ नहीं किया? सुमित ने पूछा। क्या करते, आवारा सांड है। आसपास कई लोगों को भी घायल किया है। हमारे बच्चों के लिए भी डर है। नगर महापालिका में शिकायत दर्ज कराई, पर कुछ हुआ तो नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया। तंग गलियों और उनमें होने वाले ऐसे हादसों से सुमित नावाकिफ नहीं थे। तभी दूसरा व्यक्ति बोला,
आपकी गाय को जब सांड घायल कर गए तो हमने खिलाने की व पानी देने की बहुत कोशिश करी, पर खाए ही नहीं। बचेगी नहीं। भीड़ में से तीसरा स्वर गूंजा। सुमित बेचैन हो उठे। सिम्मो को ले जाने के लिए स्लाइडिंग ठेला मंगाया। उसे बहुत तकलीफ थी। मुश्किल से लोगों की सहायता से उसे ठेले पर चढ़ाया गया। उसका दर्द सुमित की आंखों से बरस रहा था। सिम्मो को घर के बाहर लिटा दिया गया। अम्मा जी पूजा छोड़कर उसे देखने बाहर आईं। जी कलच उठा। हिम्मत कर स्नेह से पगे हाथ सिम्मो की पीठ पर सरके। स्पर्श पा सिम्मो ने एक बार फिर आंखें खोलीं और दर्द का पूरा दस्तावेज खुल गया। कराहें मन में न समाईं तो वे वापस आकर अपनी खटिया पर लेट गईं। जानवर के बड़े डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने स्थिति गंभीर बताते हुए भी वहीं इलाज शुरू कर दिया। सिम्मो के इंजेक्शन पर इंजेक्शन्स लगाए जाने लगे। सिम्मो की हालत बिगड़ती जा रही थी। इधर खटिया पर अम्मा जी अशक्त हुई जा रही थीं। एक बार फिर परीक्षा की घड़ी थी। वे ज़ोर ज़ोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थीं और बीच बीच में हमरी सिम्मो को कुछ नहीं हुई है कहती जा रही थीं। बाहर से बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में है। मूक प्राणी कैसे सहेगा कि आवाज़ें जब अम्मा जी के पास पहुंचती तो उनके मंत्र की आवाज़ और तेज़ हो जाती। हम लगातार सिम्मो और अम्मा जी के बीच दौड़ रहे थे। अचानक रोती कलपती अम्मा जी को जाने क्या हुआ कि आंसू पोंछ कर बाहर आ गईं। सिम्मो ने फिर आँख खोल कर देखा और उसकी आंखों से अविरल धारा बह उठी। अम्मा जी ने सिम्मो को सहलाते हुए कहा, सिम्मो, बहुत साथ दीन तुम हम सबका, बहुत ही स्नेह दीन। अब जाओ, तुम हमरे हर बंधन से मुक्त हो। इतना सुनना था कि सिम्मो ने अंतिम सांस ली। अम्मा जी वहीं धम्म से बैठ गईं, असहाय, निरुपाय, विकल। सुमित सब प्रयास उन्हें अंदर ले गए और मैं निष्प्राण सिम्मो की देह को अपलक देखती रही, हर पीड़ा से दूर, मौन, शांत, निश्चल। आंखों में आंसू की धाराएं अभी सूखी नहीं थीं। तो क्या वो इसी बात का इंतज़ार कर रही थी? इच्छा मृत्यु के वरदान के गौरव से दूर प्रेम में समर्पण की एक ऐसी शक्ति थी जिसने यमराज को भी अनुमति लेने के लिए रोक रखा था। कई बार मैंने इंसानों के ऐसे किस्से सुने थे जब किसी प्रियजन को न देख पाने के लिए प्राण अटक जाते हैं, पर इंसान ही अकेला नहीं है जिसके पास इतनी गहन संवेदनाएं हों। कितनी बार देखा था कि सिम्मो ने अम्मा जी के साथ संवाद स्थापित किया था। कितनी बार उसने उन शब्दों को समझा था या उन भावों को वैसा का वैसा ग्रहण किया था। और आज भी महायात्रा से पहले सिम्मो की जिंदगी तो यहीं पार हुई है कहने वाली अम्मा जी से आज्ञा भी ली। संवेदनाओं की लिपि हर भाषा में एक है, क्या इंसान क्या पशु। सिम्मो का विधिवत अंतिम संस्कार हुआ। कुछ दिन बाद उसकी खूंटी, आंगन की ईंटें हटा दी गईं। आंगन का वो कोना खाली हो गया और सिम्मो हमारी स्मृतियों में निवास करने लगी। सिम्मो की बाल्टी में हरे छिलके व टब में पानी भरकर मुख्य दरवाजे के बाहर रख दिया जाने लगा, जिसे सड़क पर आती जाती गायें खाने लगीं। तिवारी चाचा हरा चारा 4 गली छोड़ के बने रहीम काका के खटाल पर जाकर खिलाने लगे। लोग ध्यान से गोवर्धन पूजा के दिन पहले गोबर इकट्ठा करने लगे। आसपास के गौ पूजकों ने पंडितों द्वारा बताए उपाय के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई गाय ढूंढी ली, पर सड़क पर पड़े कूड़े के ढेर, पॉलीथीन से बीमार व कांच कील से लहूलुहान होते पशु, अव्यवस्थाओं से जूझती गौशालाएं, आवारा सांडों से होने वाली दुर्घटनाएं वैसे ही होती रहीं। और अम्मा जी वैसे ही कहती रहीं, बौर आ गया है मानुस, एक दिन धरती को भी लील चाहिए और खुद को भी। तभी खट से आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। अम्मा जी ने बाल्टी रखते हुए शायद सुमित के शब्द सुन लिए थे। वे बोली, ई राधा है सुमित, सिम्मो नहीं। ममता ने भले ही अपने दिल को बहलाना सीख लिया हो, पर अभी भी उनका सिम्मोमय मन किसी को उसका स्थान देने को तैयार न था। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई भाव संवेदनाओं से युक्त कहानी सिम्मोमय। उन्होंने सही लिखा है, संवेदनाओं की लिपि हर भाषा में एक है, क्या इंसान क्या पशु। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी।
कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।